ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ गामा कैमरा एंड एस्पेक्ट। मतलब बेसिकली ना इसमें गामा कैमरा, आजकल जो भी गामा कैमरा जो आ रहे हैं ना, वो सारे एस्पेक्ट सिस्टम के साथ ही आते हैं। तो लेकिन प्लेनर गामा कैमरा का क्वालिटी कंट्रोल की बात करोगे तो एक प्लेनर गामा कैमरा जिसमें एस्पेक्ट नहीं होता है, राइट, एक्सपेक्ट कंपोनेंट नहीं है, तो उसका क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर डिफरेंट है। और एस्पेक्ट सिस्टम जो है उसके डिफरेंट तो नहीं है, बट जो प्लेनर गामा कैमरा के जितने क्यूए टेस्ट हैं वो प्लस एडिशनल जो है कुछ और टेस्ट जो है वो एस्पेक्ट के साथ आ जाते हैं, राइट, एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये ज़रूरी है थोड़ा सा ना ब्रीफ एक ओरिएंटेशंस के बारे में कि गामा कैमरा जो है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे काम करता है वर्किंग। तो उसमें से देखोगे यदि तो ये ना कोई भी एक मान लो कि एक फैंटम है, राइट, जो जिसके अंदर जो है रेडियो एक्टिव सोर्स है और ये ऑर्गन है जहाँ से गामा फोटोन जो है वो इमिट हो रहे हैं। अब इसका फर्स्ट कंपोनेंट गामा कैमरा में जो आता है वो कॉलीमेटर आता है। और यहाँ पे आपने नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि ये जो यहाँ से जो रेज जो निकल रहे हैं, राइट, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर रेज हैं, सीधे, बिल्कुल सीधे, जो इस होल को क्रॉस कर पाते हैं, तो विदाउट इंटरेक्टिंग विद द कॉलीमेटर, मतलब कॉलीमेटर से इंटरेक्शन करने का मतलब है कि कॉलीमेटर के सेप्टा के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करते और बिल्कुल होल से होकर के स्ट्रेट सीधे पास हो जाते हैं, राइट। तो जो भी फोटोन यहाँ पे पास होते हैं कॉलीमेटर को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग विद द कॉलीमेटर, वो अपनी एनर्जी जो है अगेन सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल है इसमें डिपॉजिट करते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि जहाँ पे वो अपनी एनर्जी डिपॉजिट करते हैं उसी पॉइंट पे एंड पॉइंट से लाइट निकलता है और वो फिर लाइट जो है वो हर डायरेक्शंस में आइसोटोपिक डायरेक्शंस में मीट होता है। इसके साथ जो है वो आपको यहाँ पे पीएम ट्यूब लगा हुआ है, पीएम ट्यूब, अरे ऑफ पीएम ट्यूब्स हैं। तो जो भी लाइट जो होते हैं वो हर पीएम ट्यूब जो है एक भी यदि फोटोन हिट करता है तो लाइट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगा, लेकिन उस लाइट को सारे पीएम ट्यूब जो है वो कैच करते हैं। मतलब सब पीएम, हर एक पीएम ट्यूब को कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो सेंस करता है, राइट, ऑल पीएम ट्यूब। सो ये इंफॉर्मेशन जो है पीएम ट्यूब से जो इंफॉर्मेशन जो जाता है, यहाँ से सिग्नल जो जाता है, इसके बाद है पोजीशन लॉजिक सर्किट है बेसिकली। तो ये क्या करता है कि इससे ये जितने पीएम ट्यूब से जो सिग्नल आए हो करके, पीएम ट्यूब ने जो कुछ भी लाइट सेंस किया उसको क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली, तो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो उस वोल्टेज, हर पीएम ट्यूब के वोल्टेज से जो है हमें एक इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है कि एक्स वाई पोजिशंस के कहाँ पे इवेंट हुआ था, राइट। तो वो जो है वो उसके लिए एक अलग सर्किट होता है जिसको बोलते हैं पोजीशन लॉजिक सर्किट। तो यहाँ से पोजीशन इंफॉर्मेशन डिटरमिन होता है कि एक्स और वाई किस पर्टिकुलर पोजीशंस पे गामा रे ने हिट किया था। दूसरा जो होता है यहाँ से, इससे जो पोजीशन सर्किट से जो होकर के चलेगा, राइट, तो एक सिग्नल जो चलेगा वो एक्स सिग्नल होगा और दूसरा सिग्नल जो होगा वो वाई सिग्नल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि सारे पीएम ट्यूब ने, जितने पीएम ट्यूब थे उसके सारे जो जो वोल्टेज उसने ड्रॉप्स दिखाया वो सारे वोल्टेज ड्रॉप को ऐड कर देते हैं। तो जब सारे वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज बनता है, राइट, मतलब टोटल सिग्नल कितना था, टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ। टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिपॉजिट हुई थी क्रिस्टल में उसके बराबर होता है, राइट। क्रिस्टल में कितना एनर्जी जो है वो डिपॉजिट हुआ था तो उस विल बी प्रोपोर्शनल टू द टोटल वोल्टेज। अब ये टोटल वोल्टेज जो है इसको पल्साइट एनालाइजर से होकर के पास करते हैं। अभी हम लोगों ने गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री में देखा था कि पल्साइट एनालाइजर का काम क्या है कि वो पल्स के
को डिसाइड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी है, राइट। तो हम लोग जिस विंडो को सेट करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग जब टेक्नीशियन की इमेजिंग करते हैं तो उस केस में टेक्नीशियन की एनर्जी जो होती है हम लोग विंडो सेट करते हैं जनरली 140 प्लस माइनस 10 केवी, सो 20 केवी का विंडो होता है। और उस केस में यदि प्लस माइनस 10 केवी का विंडो सेट करते हैं तो एनर्जी हो जाती है 126 से लेकर के 154 तक। तो यदि फोटोन्स, यदि एनर्जी डिपोजिशन जो है वो 126 से लेकर के 140 और 154 के बीच में है, तो ये क्या करता है, पल्स विड्थ एनालाइजर एक यस सिग्नल मतलब भेजता है यहाँ से, मतलब कि ये एनर्जी जो है 126 से लेकर के 154 के बीच में है, राइट। आप समझ गए। तो यहाँ से जब यस करेगा तो यहाँ जो इमेज फॉर्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या तो यहाँ पे आप फिल्म लगा दोगे, राइट। तो जब ये यस होगा तभी एक्स और वाई सिग्नल जो है वो वहां पे जाकर के एक डॉट क्रिएट कर देंगे यदि यहाँ पे फिल्म रखेंगे तो। और यदि मान लो कि हमने फिल्म नहीं रखा तो उस केस में जो होगा, तो यहाँ पे यदि फिल्म रखेंगे, मतलब डायरेक्ट फिल्म पे यदि एक्सपोजर से पहले पुराने गामा कैमरा में होता था वो डायरेक्ट फिल्म पे ही जाके एक्सपोज होता था, तो एक्स वाई सिग्नल यहाँ से तो चले तो जाते थे, पोजीशन चला जाता था, लेकिन ये डिटरमिन जब हो जाता था कि एनर्जी उसी रेंज में है तभी यहाँ पे वो डॉट जाकर के क्रिएट करता था। या फिल्म की जगह पे यदि मान लो कि आप कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो तो उस केस में भी स्टोरेज तभी होगा एक्स वाई पोजीशन पे, राइट, जब ये एनर्जी पल्स विड्थ एनालाइजर से वो पास ऑन होएगा। मतलब उसकी एनर्जी जो होगी यदि 126 से 154 के बीच में होगी तभी जाकर के वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास कंप्यूटर में आकर के डेटा जो है वो स्टोर्ड हो जाता है कि एक्स पोजीशंस पे एक फोटोन आया या कितने फोटोन्स आए, तो एक्स वाई पोजीशंस पे कितने फोटोन आए, राइट। तो उससे करके एक्स वाई पोजीशन पे उसके पास हर एक्स वाई पोजीशंस के लिए कितने फोटोन है वो एक रजिस्टर में एंट्री होती जाती है और फाइनली उसी से इमेज बना लेते हैं। यदि मान लो कि एक एक्स वाई पोजीशन पे एक फोटोन है तो डार्क डॉट बनेगा, और यदि मान लो 100 फोटोन है तो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा, डॉट इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा जो है वो इमेज बन के आ जाता है। ये जो था एक ब्रीफ मतलब आपका हाँ वर्किंग प्रिंसिपल था गामा कैमरा का। देखो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर्स और या क्वालिटी कंट्रोल। एक तो होता है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द इक्विपमेंट, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, क्योंकि वो जब इंस्ट्रूमेंट आपके पास डिपार्टमेंट में पहली बार इंस्टॉल होता है उस समय पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, राइट। तो एक तो हो गया क्वालिटी कैमरा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर टेस्ट होने चाहिए। और दूसरा जो है क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम क्या होना चाहिए, मतलब जैसे डेली करना है। उसके बाद एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद कुछ टेस्ट जो होते हैं वो डेली होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वीकली होने चाहिए, कुछ जो होने चाहिए वो मंथली होना चाहिए या ईयरली होना चाहिए। इस टाइप के प्रोटोकॉल्स बनते हैं, राइट। और इसके बीच में जितनी तरह की एजेंसी जो है जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रेकमेंड्स करती है कि ये पर्टिकुलर टेस्ट होना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उन लोगों के बीच में कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का हो या क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम का हो जो हर एजेंसी एग्री करती हो उसी पे, समझ गए, ऐसा नहीं है। अब ये वेरिएशंस कहाँ पे लोग डिफर करते हैं, तो डिफर करते हैं कि मिनिमम टेस्ट जो रिक्वायर्ड है वो क्या होना चाहिए, वहां पे लोगों के ओपिनियन डिफर कर रहे हैं, और उस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी पे भी वो वैरिड ओपिनियन है। टेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब वीकली होना चाहिए कि डेली होना चाहिए कि मंथली होना चाहिए। गामा कैमरा का परफॉर्मेंस पैरामीटर में ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स आते हैं। एक है यूनिफॉर्मिटी आता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, स्पेशल लीनियरिटी है, एनर्जी रेजोल्यूशन है, काउंटरेट परफॉर्मेंस है,
उसमें हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम काउंट रेट एट 20% लॉस, राइट, टाइम, डेड टाइम एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा सिस्टम की सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं, ये भी जो है गामा कैमरा का परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में आते हैं। मल्टीपल विंडो स्पेशल रिजोल्यूशन रजिस्ट्रेशन होता है एक टेस्ट, डिटेक्टर हेड सील्डिंग है, क्रिस्टल हाइड्रेशन, कॉलीमीटर इवेल्युएशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, पिक्सल साइज, उसमें हम लोग पिक्सल साइज डिटरमिन करते हैं, टाइमर उसका सही है नहीं है, क्योंकि जब आप लोग एक्विजिशंस करते हैं तो उस समय पे हम लोग टाइम लगाते हैं ना कि इतने देर का एक्विजिशन होना चाहिए, या अब डायनेमिक में इतनी सेकंड्स का पर फ्रेम होना चाहिए, तो एक के बाद बंद होकर के दूसरा आना चाहिए, तो वो टाइमिंग सही है नहीं है। एडीसी की लीनियरिटी, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है, जो एनालॉग सिग्नल जो है उसको डिजिटली कन्वर्ट करता है, जैसे पीएम ट्यूब से जो सिग्नल आते हैं वो जो होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है और उसी को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। तो वो जो कन्वर्जन करने का जो स्केल जो है वो लीनियर है या नहीं है, तो एडीसी की लीनियरिटी है या नहीं है वो चेक करते। कंप्यूटर दूसरा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे मान लो कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम लोग इमेज रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो फिल्टर बैक प्रोजेक्शन टेक्निक यूज करते हैं या हम लोग ओशम यूज करते हैं, राइट। तो जो भी पर्टिकुलर इमेज रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक हम यूज करते हैं, वो इमेज रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक सही इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। वो टेस्ट करना, वो भी गामा कैमरा के परफॉर्मेंस पैरामीटर में आता है। उसके बाद आता है टोटल परफॉर्मेंस होता है, एक सिस्टम का टोटल परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद एस्पेक्ट का आता है, राइट, कि देखो ये गामा कैमरा के परफॉर्मेंस पैरामीटर इतने थे जो प्लेनर में यूज होंगे सारे, उसके बाद जो आएगा वो आता है एस्पेक्ट का आएगा, ठीक है। सो क्वालिटी कंट्रोल में कितने तरह के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, मतलब कौन कौन सी एजेंसी जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या होना चाहिए और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है, वो कौन कौन रिकमेंड करता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं क्या, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इन्होंने एक स्टैंडर्ड्स बनाया, एक बेंचमार्क बनाया है, राइट, कि ये टेस्ट होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, टेस्ट होएगा तो जो रिजल्ट जो आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी ये लोग डिसाइड करते हैं। तो उसमें जो है आता है एक नेमा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, नेमा है, राइट। ये एक एजेंसी जो है वो रिकमेंड करती है और इसके टेस्ट जो है अभी भी वाइडली यूज्ड होते हैं और नेमा टेस्ट के बारे में आपसे एग्जाम में के बारे में भी पूछे जाते हैं, ओके। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन, एक आईईसी करके है, राइट, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन, आईईसी है, ये भी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये जो है ये भी टेकडॉक के फॉर्म में ये बनाती है, मतलब इसके डॉक्यूमेंट जो है ये लोग भी प्रिपेयर करते हैं, बताते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल की ये पैरामीटर्स हैं, इस टेस्ट को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए, इसका एक्सेप्टेंस लिमिट ये है, राइट। उसके बाद आता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिसिस्ट इन मेडिसिन, राइट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं AAPM। तो ये लोग भी अपना स्टैंडर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चार जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक तो है नेमा, दूसरा IEC, तीसरा IAEA के टेकडॉक्स हैं और तीसरा चौथा जो है वो AAPM के डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में इस टाइप के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द गामा कैमरा, मतलब किस ऑर्डर में क्वालिटी कंट्रोल जो है वो होना चाहिए गामा कैमरा का। तो सबसे पहला जो है वो ऑपरेशनल चेक होना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस एंड रेफरेंस टेस्टिंग आता है। जब पहले ऑपरेशनल चेक होएगा कि वो ऑपरेशनल मतलब है कि नहीं है, ठीक से मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइट स्विच सब कुछ चीजें नहीं ऑन हुआ नहीं हुआ, ह्यूमिडिटी बाकी चीजें वो सब ठीक ठाक है या नहीं है, तो कुछ जो होते हैं वो ऑपरेशनल चेक्स में आएंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशनल चेक करते हैं। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस एंड रेफरेंस टेस्टिंग, मतलब
अब गामा कैमरा आ गया आपके पास, तो ये जो गामा कैमरा आया तो पहले तो ऑपरेशनल करोगे और उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या करेंगे कि जब गामा कैमरा हम खरीद रहे थे तो उस समय पे हमने कोई एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बनाया था, उसमें हमने बोला था कि हमें यूनिफॉर्मिटी जो चाहिए वो 2% की यूनिफॉर्मिटी चाहिए मान लो, या हम बोलते हैं कि हमारी सेंसिटिविटी इतनी होनी चाहिए, जो गामा कैमरा उसकी काउंटरेट कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, इतने नंबर ऑफ पीएम ट्यूब होने चाहिए, ऐसे ऐसे करके हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसके रेस्पेक्ट में वो चेक होता है कि ये चीज सारी चीजें हैं या नहीं है, जो जो पैरामीटर से सेंसिटिविटी इतना होना चाहिए तो सेंसिटिविटी इतनी है या नहीं है, करेक्ट। तो उसमें एक्सेप्ट करना होता है हमें, और जब सारा चीज ठीक होता है तो हम गामा कैमरा को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर रूटीन क्लिनिकल केस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है पीरियोडिक क्यूसी टेस्ट, राइट। पीरियोडिक क्यूसी टेस्ट में कि अब जो ये पीरियोडिक क्यूसी टेस्ट कब होने चाहिए, ये जो होंगे कौन सा टेस्ट होएगा, डेली, वीकली, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा या एनुअल होगा, राइट। तो ऐसे चलते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो है अभी 2010 में है, 10 में आया था, अभी देख लेना आप लोग एक बार नेट पे भी ढूंढ करके, अभी रिसेंटली कोई आया है या नहीं आया है, बट ये वाइडली यूज होते हैं, राइट। अभी तक रूटीन क्वालिटी कंट्रोल रिकमेंडेशन फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जो है ENM फिजिक्स कमेटी जो है उन लोगों ने ऑन बिहाफ ऑफ लिखा भी है, ENM फिजिक्स कमेटी, ये लोग, और उसके एडिटर्स उनके नाम वगैरह दिए हुए हैं, बाकी कौन कौन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक गाइडलाइन दिया है जो विच हैज बीन पब्लिश्ड इन यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिकल मोलिकुलर इमेजिंग 2010 में, राइट। और ये उसका डेट है। ये डॉक्यूमेंट जो है, इस डॉक्यूमेंट्स में देखो, इस डॉक्यूमेंट्स में देखोगे तो इधर ने यहाँ पे लिखा है पहला रूटीन क्यूसी टेस्ट फॉर गामा कैमरा, और गामा कैमरा कौन से टाइप के, प्लेनर जो यूज होता है उसके लिए, होल बॉडी उनके लिए, होल बॉडी जिसमें जो हम लोग यूज करते हैं होल बॉडी कैमरा नहीं, होल बॉडी प्लेनर गामा कैमरा की बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें आप लोग होल बॉडी स्कैन करते हो। एक तो स्टैटिक व्यू लोगे, प्लेनर आ गया, होल बॉडी की भी कैपेबिलिटी है कि होल बॉडी स्कैन कर सकते हैं, एस्पेक्ट है और यह एस्पेक्ट सीटी है, राइट। ये सारे के लिए, और इक्विपमेंट टाइप जो है वो सिंटिलेशन एंगर गामा कैमरा है। ये टेस्ट जो भी यहाँ पे मेंशन है वो किसके लिए है, सिंटिलेशन गामा कैमरा का है। मतलब सिंटिलेशन गामा कैमरा मतलब कि सिंटिलेट क्रिस्टल जो है वो सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड है, ये कोई जरूरी नहीं है कोई भी क्रिस्टल हो, उससे लाइट निकल रहा है, बेसिकली फोटोन जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं उस क्रिस्टल से और उससे लाइट निकल रहा है, तो सिंटिलेशन होएगा, राइट। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा गामा कैमरा सिस्टम जिसमें डिटेक्शन इमिशन क्या है कि फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद लाइट निकलना चाहिए, उनके लिए ये क्यूसी के पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे देखोगे तो टेस्ट दिया हुआ है एक कॉलम में, दूसरे में उसके पर्पस दिए हुए हैं, तीसरा जो है फ्रीक्वेंसी है, और चौथा वो जो है कमेंट्स है उसके बारे में। ये एग्जाम के लिए लिखने के लिए बहुत अच्छा है, टेबुलेटेड फॉर्म में के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा, ये इस टाइप का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट आपका वाइवा एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि जनरली एग्जामिनर जो है जब भी कोई पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में नाम भी देता है कि ये टेस्ट क्या करोगे, तो वो जानना चाहता है कि उसका पर्पस क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पता है या नहीं पता है, जो कमेंट्स में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे GC1 पहला ये दिया इसने, गामा कैमरा क्वालिटी कंट्रोल 1 हेडिंग में क्या दिया, पहला फिजिकल इंस्पेक्शंस, बोला था ना ऑपरेशनल चेक पहले होता है, तो पहले फिजिकली हमें इंस्पेक्ट करना है। पहला टेस्ट क्या है, फिजिकल इंस्पेक्शन है। तो फिजिकल इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है, पर्पस ये है टू चेक कोलिमेटर एंड डिटेक्टर हेड माउंटिंग, मतलब कोलिमेटर और डिटेक्टर तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और हेड पे वो माउंटेड है, वो गैंट्री के ऊपर है, तो उनकी माउंटिंग ठीक है या नहीं है, टू चेक कोलिमेटर एंड डिटेक्टर हेड माउंटिंग एंड टू चेक फॉर एनी डैमेज टू द कोलिमेटर। ऐसा तो नहीं कि कोलिमेटर को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, तो ये दो चीज चेक करते हैं, कोलिमेटर और हेड जो है
वो ठीक से माउंटेड है या नहीं है मतलब, और दूसरा जो है वो क्या, टू चेक फॉर एनी डैमेज टू द कॉलीमीटर, कॉलीमीटर में कोई डैमेज तो नहीं हुआ। और ये कब क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली है, डेली है, राइट, डेली ये चेक करना है। और यहाँ पे क्या बोलो, कमेंट्स में क्या लिख रहा है देखो, इंस्पेक्ट फॉर मैकेनिकल एंड अदर डिफेक्ट्स दैट मे कंप्राइज सेफ्टी ऑफ द पेशेंट और स्टाफ। क्या करना है यहाँ पे, वो चीजें देखनी है, इंस्पेक्ट क्या क्या करना है, इंस्पेक्ट फॉर मैकेनिकल एंड अदर डिफेक्ट्स, मतलब कोई मैकेनिकल या कोई अदर डिफेक्ट्स तो नहीं है, राइट, जिससे पेशेंट की सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, पेशेंट की सेफ्टी और स्टाफ की सेफ्टी। जैसे मान लो कि गिर जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया। दूसरा है कि जैसे मान लो कि आपका जब जब होल बॉडी स्कैन होता है तो क्या करता है, गामा कैमरा जो है जो एज क्लोज एज पॉसिबल वो डिटेक्टर के मतलब पेशेंट से के पास से होकर के जाता है, राइट। तो उस केस में मान लो कि वो सेंसर होता है जहां से वो सेंस करता है कि अब पेशेंट के पास में मैं क्लोज आ, इससे नीचे मुझे नहीं जाना है, राइट, करेक्ट। तो वो सेंसर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्योंकि उसका है, यदि मान लो कि वो जाएगा तो एक पीएसडी होता है, उसमें प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, जैसे उसको दबा दोगे तो रुक जाएगा, या टच करेगा तो जैसे वो टच करेगा वो जाकर के रुक जाएगा। तो ये यदि मान लो कि किसी भी कारण से वो प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस नहीं काम कर रहा है, वो सेंसर सेंस नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट की सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो ये चेक करना ऑपरेशनल चेक का पार्ट है पहला, जो फिजिकली आपको इंस्पेक्ट करना है। If collimator damage is detected or suspected, right, immediately perform a high count intrinsic uniformity test. यदि मान लो कि कभी भी कमेंट मतलब यदि आपको सस्पेक्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉलीमीटर डैमेज हो सकता है, तो बोल रहा है उस केस में क्या करना है, यू हैव टू परफॉर्म हाई काउंट यूनिफॉर्मिटी एक्सट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। एक्सट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि जो कॉलीमीटर के साथ जब हम लोग टेस्ट करते हैं, यूनिफॉर्मिटी देखते हैं, तो उसको एक्सट्रिंजिक बोलते हैं। और विदाउट कॉलीमीटर करते हैं, कॉलीमीटर हटा करके यदि यूनिफॉर्मिटी करते हैं तो उसको इंट्रिंजिक बोलते हैं, इंट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। या कोई भी टेस्ट होगा इंट्रिंजिक वर्ड लगेगा तब जब कॉलीमीटर नहीं होगा, जब कॉलीमीटर लगा हुआ होगा तो उसको एक्सट्रिंजिक बोलते हैं, ठीक है, राइट, वेरी नाइस, राइट। दूसरा टेस्ट जो है अगेन फिजिकल में, कॉलीमीटर टच पैड, देखो वही टच पैड, कॉलीमीटर टच पैड या पीएसडी, राइट, एंड गैंट्री इमरजेंसी स्टॉप। वहां पे गैंट्री पे एक इमरजेंसी का स्टॉप बटन होता है, तो दूसरा टेस्ट जो है वो इससे रिलेटेड है, कॉलीमीटर टच पैड एंड गैंट्री इमरजेंसी स्टॉप से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, टू टेस्ट दैट द टच पैड्स एंड इमरजेंसी स्टॉप्स आर फंक्शनिंग। इसका पर्पस क्या होता है इस टेस्ट का, ये देखना है कि पीएसडी प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस या टच पैड जो है वो और इमरजेंसी स्टॉप बटन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी टेस्ट जो होना चाहिए वो डेली होना चाहिए, राइट। और कमेंट में देखते हैं क्या, बोथ द कॉलीमीटर टच पैड एंड गैंट्री इमरजेंसी स्टॉप must function if there is an unexpected collision with the patient or an obstacle during motion, right. The touchpad must be checked each time the collimators are changed. पहले बोला क्या कि both the collimator touchpad and gantry इमरजेंसी स्टॉप जो है वो फंक्शन देखना है, चेक करना है कि वो जो है यदि अनएक्सपेक्टेड कोलिजन होएगा तो क्या टच पैड रुक जाता है या नहीं रुकता, ठीक है। और इमरजेंसी स्विच जो है वो बंद हो पा रही, इमरजेंसी स्विच जब हम बंद कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रुक पा रहा है कि नहीं रुक पा रहा है, दो चीज, ये दोनों चेक करना है आपको फिजिकली। कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप कोई भी एक तो पीएसडी दबा के देख लेते हो आप, तो आपको पता चल जाता है कि प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस, वहां पे लिखा भी होता है कि वो कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ। और नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट रख दो उसमें, कोई फैंटम टाइप का चीज, और जो जब उसको मूव करोगे टच करेगा तो अपने आप रुक जाएगा।
तो दिख जाएगा, तो ऐसे करके आप कंफर्म कर सकते हो। उसी तरह से इमरजेंसी बटन दबा के चला दो और एकदम से जैसे मान लो कि होल बॉडी चला दिया और इमरजेंसी एक बार दबा के देख लिया, तो रुक जाना चाहिए, तो रुक गया, इसका मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ये दो बटन, टच पैड और इमरजेंसी स्विच, दोनों डेली चेक होने चाहिए। ठीक है। और कब कब चेक होना चाहिए? जब भी आप कॉलिमेटर चेंज करोगे तो टच पैड मस्ट बी चेक्ड, राइट। टच पैड चेक करना जरूरी है, क्योंकि वहां से प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस जो होता है वो कई बार वो, हालांकि उनके पास और सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके चेक करे वो आगे बढ़ता भी नहीं, वैसे भी नहीं बढ़ता है। अच्छा, थर्ड जो टेस्ट जो है GC3 गामा कैमरा का, वो क्या है कि एनर्जी विंडो की टेस्टिंग है। एनर्जी विंडो टेस्टिंग फॉर टेक्नीशियम 99M, राइट। इसका पर्पस क्या है? टू चेक एंड सेंटर द प्रीसेट एनर्जी ऑन द टेक्नीशियम 99M फोटो पिक। मतलब बेसिकली फोटो पिक चेक करना है कि ये फोटो पिक का सेंटर जो भी हम डाल रहे हैं वो फोटो पिक हमारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। जो भी प्रीसेट हमने बना रखा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है टेक्नीशियम से रिलेटेड, ये भी चीज जो होना चाहिए वो डेली चेक होना चाहिए। दिस टेस्ट इज इंटेंडेड टू चेक द करेक्ट टेक्नीशियम एनर्जी विंडो, जो हम लोग टेक्नीशियम का एनर्जी विंडो जो सेट कर रहे हैं वो ठीक ठाक सेट हुआ है नहीं है, मतलब वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए करते हैं। उसके बाद आते हैं फोर्थ टेस्ट जो है एनर्जी विंडो सेटिंग अदर रेडियो न्यूक्लियाइड्स टू बी यूज्ड। ये तो पहला तो बोला एक टेक्नीशियम के लिए, उसके बाद बोला कि यदि दूसरे भी न्यूक्लियाइड, रेडियो न्यूक्लियाइड यूज करने हैं तो उसके लिए भी आपको एनर्जी विंडो की सेटिंग जो है वो चेक करनी है, राइट। इसका पर्पस क्या है? पर्पस में लिखा टू टेस्ट द प्रीसेट एनर्जी विंडो आर प्रॉपरली सेंटर्ड फॉर द एनर्जी ऑफ अदर क्लिनिकली यूज्ड रेडियो न्यूक्लियाइड। मतलब अदर जो क्लिनिकली यूज्ड रेडियो न्यूक्लियाइड जो हैं उसके लिए जो हमने प्रीसेट्स बना के रखे हुए हैं कि भाई ये आएगा तो यही हमें इसे सेलेक्ट करना है, तो और ये भी इतना विंडो रखना है, तो वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसका क्या है, इसमें भी बोल रहा है कि डेली व्हेन यूज्ड, मतलब जब अदर रेडियो न्यूक्लियाइड जब यूज हो रहा है तो आपको चेक करना है डेली। यदि आप डेली यूज कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट शुड बी adapted to the particular camera and frequency of use of the radionuclide। इसकी फ्रीक्वेंसी का टेस्ट जो बोल रहे हैं डेली वाला, जैसे लिखा ना डेली व्हेन यूज्ड, मतलब कि यदि हम डेली यूज कर रहे हैं, भाई कोई ऐसा कैमरा है कि जिसमें हम डेली सिर्फ टेक्नीशियम ही करते हैं तो वहां पे आयोडीन चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मान लो कि हम आयोडीन चेक कर रहे हैं, आयोडीन भी करना है मुझे डेली, तो बार बार कॉलीमीटर तो चेंज करेंगे, तो ये चेक करना जरूरी है प्रीसेट को, ठीक है। उसके बाद जो है फिफ्थ टेस्ट जो है वो बैकग्राउंड काउंट रेट का टेस्टिंग है। तो बैकग्राउंड काउंट टेस्टिंग में क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन और एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक नॉइज। बैकग्राउंड काउंट रेट किस लिए चेक करते हैं? एक तो ये देखने के लिए कि कैसा तो नहीं कि कंटामिनेशंस तो कहीं नहीं है, या तो रूम में कंटामिनेशन हो सकता है, बेड पे कंटामिनेशन हो सकता है कि डिटेक्टर कॉलीमीटर एल भी कोई चीज कंटामिनेटेड हो, राइट। रूम में कोई और एक्टिविटी तो नहीं है, एक तो बैकग्राउंड कंटामिनेशंस के लिए चेक करते हैं बैकग्राउंड काउंट रेट। और दूसरा रीजन क्या है चेक करने का, कि ऐसा तो नहीं कि एक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक नॉइज ही ज्यादा आ रहा हो ऑलरेडी, राइट। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड का काउंट रेट देखते हैं। और यदि मान लो कि उसमें क्या है, जैसे मान लो कि आज आप बैकग्राउंड काउंट रेट देख रहे हो, आज का वैल्यू इतना है, कल का वैल्यू क्या था, परसों का क्या है, तो यदि आपको डेली एक ही टाइप के वैल्यूज आ रहे हैं तो वहां से भी आप सस्पेक्ट कर लेते हो कि मतलब आपको पता चल जाता है कि भाई ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूम में एक्टिविटी नहीं है। लेकिन एकदम से यदि वो वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रूम में कहीं ना कोई बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं उसको हटाना है और फिर आगे काम करना है,
ठीक है। ये भी टेस्ट जो होना चाहिए, बैकग्राउंड काउंट रेट का टेस्ट जो है वो डेली होनी, उसकी फ्रीक्वेंसी डेली होनी चाहिए, और द बैकग्राउंड काउंट रेट शुड बी स्टेबल होना चाहिए अंडर कांस्टेंट मेजरिंग कंडीशंस, राइट। यदि वही बोला कि यदि मेजरिंग कंडीशन कांस्टेंट है, मतलब आप डेली एक ही तरीके से आप कर रहे हो टेस्ट, राइट, तो उस केस में इसका वैल्यू जो होना चाहिए बैकग्राउंड काउंट रेट का, वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे बोला ना कि डे टू डे वेरिएशंस, वो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, या कोई एक्सेसिव नॉइज तो नहीं आ रहा है, या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो चीजें आपको पता चल जाएगी। जैसे एक्सेसिव नॉइज कैसे आ रहा है वो कैसे पता चलेगा, आप जैसे मान लो कि डेली आप टेस्ट कर रहे हो और किसी दिन एकदम से ज्यादा बैकग्राउंड आ गया, तब सबसे पहले क्या करोगे, आप ये देखोगे ना कि रूम में कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। यदि मान लो कि वो एश्योर कर लिया कि कोई कंटामिनेशन नहीं है, तो नेक्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज ही हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक नॉइज के कारण वो बैकग्राउंड ज्यादा आ रहा है, तो यदि मान लो कि वो फिर ज्यादा आ रहा है, तो आप इंजीनियर से डिस्कस कर सकते हो कि क्या करना है। और वैसे भी जब आप बैकग्राउंड काउंट रेट करते हो, टेस्ट करते हो, तो स्पेशली जी वाले कैमरा में तो बैकग्राउंड काउंट रेट टेस्ट करने का फैसिलिटी भी है, कि जब तक उसमें भी उन लोगों ने भी अपना एक एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट बना रखा है। यदि उस एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट में है, तभी जा करके वो टेस्ट अलाउड करता है, अदरवाइज वो नहीं अलाउ करता। ठीक है, तो वहां से भी आपको पता चल जाता है। तो आज हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, इतना ही, बाकी जो होगा वो कल करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।